नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नया दौर जी, मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के साथ क्या भारत और चीन के रिश्तों का नया दौर शुरू होगा? प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ब्राजील में है, जहां ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है। इसी दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। दोनों की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी? भारत और चीन की कूटनीति क्या करवट लेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। से हाथ मिलते रहे हैं, दोस्ती की बातें होती रही हैं। नेहरू के जमाने से लेकर आज तक दोस्ती की आड़ में भीतरघात की कड़वी सच्चाइयां भी सामने आती रही हैं। इससे दो चार होना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती है। बातों मुलाकातों का नया दौर अब मोदी के साथ शुरू हो रहा है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की अलग से मुलाकात तय है। इस मुलाकात में मोदी के सामने उलझे हुए रिश्तों का इतिहास भी होगा और इसका बोझ उठाता वर्तमान भी। सीमा पर अतिक्रमण, सरहद पर बिगड़ता संतुलन और लगातार कम होते व्यापारिक आंकड़े। तने हुए रिश्तों में बातें ऐसी तमाम हैं। मोदी जानते हैं, ये मानते हैं कि ऐसे पड़ोसी से किसी का भी जीना हराम हो जाए। कभी कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए भूटान हैप्पीनेस के जितने पैरामीटर से अपने हैप्पीनेस का मूल्यांकन करता है, उसमें एक भारत जैसा दोस्त ये महत्वपूर्ण हैप्पीनेस का मानदंड है। भूटान यात्रा के दौरान कही गई मोदी की इस बात का इशारा किधर है, ये बताने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है इशारों की कूटनीति से ऊपर उठकर सधे हुए रिश्तों की नई रणनीति पर बात करने की। तो क्या हम उम्मीद करें कि ब्राजील में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से इस रणनीति का आगाज होगा? इस मुलाकात में अब तक जो तय है उसके मुताबिक शी जिनपिंग की नरेंद्र मोदी से मुलाकात 40 मिनट तक चलेगी। बातचीत दो स्तरों पर होने की उम्मीद है। सबसे पहला होगा सुरक्षा का मुद्दा और दूसरा आर्थिक मसला। आर्थिक मुद्दों में आपसी व्यावसायिक रिश्तों को और मजबूत बनाने के उपायों पर जोर होगा, ताकि चीन को होने वाला भारत का निर्यात बढ़े। साथ ही भारत में बनने वाले चीन के 4 इंडस्ट्रियल पार्क्स पर भी बात आगे बढ़ेगी। नथी वीजा को लेकर चीन अपना रुख नरम करे। सुरक्षा के मसले पर भारत की सबसे बड़ी चिंता होगी सीमा पर लगातार बढ़ती अतिक्रमण और कब्जे की घटनाएं। चीन के इस रवैये का सिलसिला न सिर्फ लंबा है, बल्कि इतिहास भी पुराना है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बहाने हम इसी इतिहास को टटोलेंगे, पलटेंगे उन पन्नों को जिसमें एक तरफ दोस्ती की बातचीत दर्ज है, दूसरी तरफ भीतरघात की काली घटनाएं। 1962 की वो जंग उसी भीतरघात का अंजाम थी जो चीन ने दोस्ती का वादा कर किया था। उससे पहले नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का और पैगाम था पंचशील का। नेहरू के साथ हिंदुस्तान उसी पंचशील के झांसे में रह गया। इस दोस्ती की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। एहसास जितना मखमली, उम्मीदें उतनी ही जवान थी। जी हाँ, दो गरीब देश आजादी के आंगन में अंगड़ाई ले रहे थे और सपना देख रहे थे बहुत बड़ा। ये सपना था पंचशील। 29 अप्रैल 1954 की वो एक खुशगवार सुबह थी, जब बीजिंग की सड़कों पर दोस्ती के खुशबूदार फूल बिखरे हुए थे। नई नई आजादी की अंगड़ाई लेने वाले भारत और चीन ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, बाकायदा सिद्धांतों और मूल्यों का दस्तावेज बनाकर, जिसे पंचशील कहा गया।
शांति और सौहार्द के 5 तत्वों वाले उस सपने की अच्छी बुरी यादों से गुजरते हुए भारत और चीन ने आहिस्ता आहिस्ता 60 साल पूरे कर लिए। लेकिन इतिहास के पन्नों में सिर्फ अच्छाइयों की पंखुड़ियां ही नहीं होती, बल्कि बुरे एहसास वाले कांटे भी छिपे होते हैं। स्वप्नदर्शी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चीन नीति को भरोसे के जिस धागे से बुना था, वो 8 साल में उधड़ने लगा। एक सपना अपनी सच्चाई की मुकाम तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया। इन 60 वर्षों में बहुत बदल गया है चीन। जी हाँ, उपनिवेश से देश, देश से महाशक्ति, और इस महाशक्ति का लोहा तो अब पूरी दुनिया मानती है। लेकिन 60 साल पहले नेहरू ने भी इस रिश्ते का लोहा माना था, लेकिन वो रिश्ता भुरभुरी मिट्टी साबित हुआ। और इसी के साथ इस देश के सबसे भावुक और महान प्रधानमंत्री ने जिसे बहुत ही मजबूत समझा था, वो सब का सब मिट्टी में मिल गया। चूक कहाँ हो गई? ये सब जानने से पहले ये जान लीजिए कि पंचशील के सिद्धांत पर भारत चीन ने दस्तखत किए थे। उसमें कौन से 5 नियम तय किए गए थे? पहले ये कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा ये कि दोनों देश एक दूसरे के फायदे के लिए आपसी सहयोग करेंगे। और आखिरी ये कि दोनों देश एक दूसरे के शांतिपूर्ण वजूद के सहभागी बनेंगे। कागज पर लिखे हुए शब्दों को नेहरू ने सबसे बड़ा सच मान लिया, लेकिन ये सच नेहरू के लिए काफी कड़वा निकला और देश के लिए महंगा। पंचशील के कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई हिंदुस्तान आए। ये जून 1954 की बात है। तब जवाहरलाल नेहरू और लाई ने मिलकर शांति के कबूतर उड़ाए थे। लेकिन तब कहाँ पता था नेहरू को कि लाई के उन शांति के कबूतरों में दरअसल दगाबाजी का बारूद भरा है। दरअसल तिब्बत का सवाल भारत चीन के रिश्ते में दीवार बन गया। चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो धर्मगुरु दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आ गए। इस पर चीन आग बबूला हो गया और भारत के खिलाफ उसका असली रंग सामने आ गया। अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला शुरू कर दिया। अक्साई चीन और पूर्वोत्तर के नेफा इलाके में चीनी सेना भारत की छाती पर चढ़ गई। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 1 महीने तक चली जंग में हजारों सैनिक शहीद हो गए। जंग का नतीजा कुछ और होता अगर भारत चीन की दोस्ती के झांसे में नहीं आता। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत के 14,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पंचशील का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन डिप्लोमेसी की पिच पर पंचशील का सिद्धांत आज भी आजमाया जाता है और कई जानकार इसके पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है और मुझको लगता है कि हमारे रिश्ते चीन के साथ इसी आधार पर बढ़ सकते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर जिसको कि हम पंचशील कहते हैं। इस लिहाज में जब तक कि हमारा जो सीमे का समस्या है उसका हल नहीं निकल आता, तब तक ऐसे व्याख्याएं होना लाजमी। ये सच है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सीखा बहुत कुछ जा सकता है। गिरगिट जैसा रंग बदलता रहा है दोस्ती के मामले में चीन, और इस दोस्त की नीयत पर नजर रखना हिंदुस्तान के लिए हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण रहा। दरअसल पंचशील की यादों को नई दोस्ती की बुनियाद बनाने के लिए जिस वक्त उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बीजिंग में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे, उस वक्त भी चीन दगाबाजी के धंधे में लगा हुआ था। तो क्या पंचशील कूटनीति की भाषा में महज एक नारा बनकर रह गया? यूं तो संबंधों के शब्दकोश में भारत की तरफ से इसे दोस्ती कहा जाता है और चीन की तरफ से दादागिरी। अब भला दोस्ती और दादागिरी दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? पंचशील की 60वीं सालगिरह पर भी भारत ने यही देखा। वो देखिए दिखाना ये चाहते हैं बार बार इनकर्शन करके कि ये हमारा हिस्सा है और उसको वो क्लेम करने के लिए करते हैं, चाहे वो ये पूरे क्षेत्र में। तो इस तरह की ये हरकतें करते रहते हैं और इसको टेंशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
टूटे हुए भरोसे के धागे के साथ हिंदुस्तान ने एक बार फिर से पहल की। जी हां, पंचशील की 60वीं सालगिरह पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से दोस्ती का हाथ लेकर चीन पहुंचे, लेकिन वहां भी धोखा ही हाथ लगा। पहले हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया, फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे ट्रैक बनाना शुरू किया और इसके बाद लद्दाख में फिर से घुसपैठ की कोशिश की। पैंगोंग झील के अपने हिस्से में पानी की लकीर को मिटाते हुए हिंदुस्तानी इलाके में घुसने की हिमाकत की। जान के बार बार ऐसा करते हैं। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है और ख़ास करके हमारे कोई लीडर चाइना जाते हैं तो वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे कि एम्बैरेसमेंट हो जाए, जिससे कि सबकी तवज्जो खास तौर पे उसके ऊपर जाए। भारत के भरोसे पर अक्सर चीन का छल भारी पड़ गया। भारत चीन युद्ध के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब चीन से उम्मीद जगी हो कि वो धोखेबाजी को छोड़कर दोस्ती के रास्ते पर चलेगा। फिर भी भारत ने अपनी कोशिश जारी रखी। 2013 के अप्रैल महीने में ही भारत ने चीन के साथ सीमा रक्षा सहयोग संधि की थी। इसके लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीजिंग गए थे, लेकिन उधर फाइलों पर दस्तखत हुए, इधर चीन ने लद्दाख में ही संधि की धज्जियां उड़ा दी। पहले दौलत बेग गोल्डी में कब्जा किया, अपने टेंट और बैनर लगाए। इसके बाद भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये कहा करते थे कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। ये सच भी है। हिमालय पार चीन ऐसा पड़ोसी देश है जिसने बार बार दगा दिया है। हिंदुस्तान दूसरा देश था जिसके साथ चीन के डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता भी भारत के सहयोग से ही चीन को मिली। देखिए ना, क्या कीजिएगा, पड़ोसी वही रह गया, दोस्ती बदल गई। चीन की ये चाल आज भी चल रही है। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो ऐसी चाल चलता है जिसका कोई तुक नहीं दिखता। जून के महीने में ही लद्दाख में वो पैंगोंग झील के भारतीय हिस्से में आ घुसा। पैंगोंग झील का 90 किलोमीटर हिस्सा चीन के कब्जे में है और 45 किलोमीटर भारत के पास। इससे पहले उसने अपने नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी दिखा दिया था। हद तो ये हो गई कि ये सब जिस वक्त हुआ उस समय भारतीय प्रतिनिधि मंडल पंचशील का जलसा देखने चीन में पहुंचा था। वहीं से भारत को शांति की अपील करनी पड़ी। They agreed that the maintenance of peace and tranquility on the India-China border was important for the relationship to progress from strength to strength. इसलिए चीन की दीवार को निहारते हुए शायद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी दीवार पर लिखी उस इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे जो संभले और सुलझे भविष्य के लिए जरूरी है। माओ के राज में चीन एक बंधे हुए सिस्टम में काम करता था, लेकिन 1978 में उनकी मौत के ठीक 2 साल बाद चीन ने अपना बाजार खोल दिया। तब हिंदुस्तान ने सोचा भी नहीं था कि कभी बाजार राजनीति का हिस्सा बन सकता है, लेकिन आज 36 साल बाद बीजिंग की सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वो चकाचौंध और चमक ये बताती है कि वो 36 साल पुराना फैसला कितना सही था। अपने फायदे के लिए चीन ने अपने ही अतीत के लाल कस्मों को ताक पर रखा और बाजार के पैमाने पर दुनिया के लिए एक महाशक्ति बन गया और बहुत हद तक भारत के लिए चुनौती भी। चुनौती इसलिए क्योंकि चीन की नजर न सिर्फ दुनिया के बाजार पर है बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाजार पर भी कब्जे की है। इसका सबसे ताजा नमूना भूटान है। वो भूटान जिसे चीन अब तक सामरिक लिहाज से तवज्जो देता रहा था, अब वहां भारी निवेश की तैयारी में है। ये तो मोदी को भी पता है कि चीन अपनी चालों से बाज नहीं आएगा। इसीलिए मोदी ने उस भूटान को बढ़ावा दिया जहां चीन इन दिनों भारी निवेश की तैयारी कर रहा है। मोदी ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की है। एक तो भूटान को जोड़ा, दूसरा चीन से दूर किया। और हाँ, भारत की कोशिश चीन की मौजूदा हरकत को ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में उठाने की भी है। Cartographic depiction does not change the reality on the ground. The fact that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India has been clearly conveyed to the Chinese authorities
on several occasions, including at the very highest level. ब्रिक्स देशों की बैठक में मोदी की पहल क्या रंग लाएगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जानकारों की नजर में चीन जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए मोदी की रणनीति छोटे छोटे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने की होनी चाहिए। चीन एक ऐसी उलझी हुई समस्या है जिसका हल खोजना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास तो हर मुश्किल के लिए कोई न कोई जादू की छड़ी होती है, लेकिन चीन भी उनके लिए यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। पंचशील की 60वीं सालगिरह पर दोस्ती और दगाबाजी का ये फसाना यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना ओम कश्यप, बीजिंग आज तक।